हे गाइस, नर्सिंग फाउंडेशन की इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर। कि हॉस्पिटल में एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं एडमिशन के, क्या क्या इश्यूज बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज। तो देखेंगे हमारा आगे का टॉपिक क्या क्या है इसमें, और इस पार्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या क्या चीजें सब टॉपिक के रूप में है ना। हॉस्पिटल जो एडमिशन होगा उसमें कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या चीजें करनी होती है हमें। तो आइए देखते हैं कि एडमिशन होता क्या है। ठीक है, एडमिशन को कैसे डिफाइन किया जाता है और डेफिनेशन क्या होता है एडमिशन की। बेसिकली हम एडमिशन प्रोसीजर किसको कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है क्या कि एडमिशन इज डिफाइंड एज अलाउइंग अ पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। ठीक है, क्यों करते हैं हम हॉस्पिटल में एडमिशन, क्यों कराते हैं? ताकि ऑब्जर्वेशन में रख सके अपने पेशेंट को कि क्या कोई इसके वाइटल्स जो है, जैसे हमारी जो टीपीआर होती है वाइटल्स में देखेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, तीन चीजें होती हैं, और एक होता है ब्लड प्रेशर जिसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। तो हम बेसिकली क्यों एडमिशन कराते हैं हॉस्पिटल्स में? ताकि जो उनका वाइटल्स है उसकी ऑब्जर्वेशन करते रहें। क्या वाइटल्स में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है, क्या वाइटल फ्लक्चुएशन कम हो रहा है, क्या हो रही है, क्या हमारे वाइटल्स जो है नॉर्मल है भी या नहीं है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं और उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं। तो हॉस्पिटल में बेसिकली जो एडमिशन होता है वो इसी के रिगार्डिंग होता है कि हम पेशेंट की क्या करें, ऑब्जर्वेशन करें। अगर वाइटल्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर वाइटल्स में कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो फिर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये फ्लक्चुएशन आने का कारण क्या है। अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें कारण मिलता है, पता चलता है सपोज कि जो वाइटल्स हैं उसकी सपोज ब्लड प्रेशर जो हमारा हाई है उसका कोई कॉज है कि हम ज्यादा नमक खाते हैं या फिर कोई ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, सडन एनीथिंग जो होता है, पार्टिकुलर कोई रीजन है, इटियोलॉजी है। ठीक है, कोई पार्टिकुलर इटियोलॉजी है कि हाँ इस इटियोलॉजी से पता चला इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पार्टिकुलर रीजन है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा जो डायबिटीज मेलाइटिस केस में जो शुगर है, ठीक है, शुगर कंटेंट है वो बॉडी में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज जो कंटेंट है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उस केस में, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये सारी चीजें कहाँ होती है, एडमिशन के बाद हॉस्पिटल में। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट करने के बाद उसका केयर करना। ठीक है, जो एक नर्सिंग प्रोफेशन का बेसिकली मोटो रहता है, उसका केयर करना पेशेंट का। तो ये हमारा एडमिशन का डेफिनेशन होता है। एडमिशन क्यों करते हैं, ठीक है, तो एडमिशन क्या होता है, क्यों करते हैं। तो एडमिशन इज डिफाइंड एज अलाउइंग अ पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। द नेक्स्ट वन इज सेम डेफिनेशन, थोड़ा सा बहुत अंतर है लिटिल बिट का, कि एडमिशन इज द एंट्री ऑफ पेशेंट। यहाँ क्या था, अलाउइंग द पेशेंट, हमने पेशेंट को अलाउ किया। यहाँ क्या किया, एंट्री कराया पेशेंट का इनटू हॉस्पिटल वार्ड फॉर थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पसेस। मैंने इससे पहले, अगर मेरा इससे पहले आपने लेक्चर देखा होगा तो मैंने थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट के बारे में बात किया। मैंने उस टाइम ही बताया था कि थेराप्यूटिक क्या होता है। ठीक है, थेराप्यूटिक, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम थेरेपी, यू नो, थेरेपी। बेसिकली थेरेपी किस लिए देते हैं, ताकि कोई अगर इलनेस हो रही है, ठीक है, तो उससे जो है रिकवरी हो जाए हमारी। तो थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक, डायग्नोस करने के लिए जैसे किसी कोई पार्टिकुलर डिजीज है, कोई इटियोलॉजी है, कोई इन्फेक्शन है, उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को एंट्री करते हैं कहाँ, हॉस्पिटल्स में। तो ये हमारा एडमिशन प्रोसीजर हो जाता है। देखिए एडमिशन में प्रोसीजर में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट इल है, तीन चार कंडीशन होती है यार, कि अगर कोई पेशेंट इल है, मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई पेशेंट इल है तो या तो वो सेल्फ खुद चल के आएगा, सेल्फ, या तो खुद चल के आएगा सेल्फ। सेकेंड वन, ब्रॉट बाय समवन, या तो उसके रिलेटिव हो सकते हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा, एक तो ये खास है, ठीक है, स्पेसिफिक केस मेंटल इलनेस। देखो मेंटल इलनेस के केस में आप देखोगे जब भी, तो पेशेंट को लाने वाला कोई और ही होता है, या तो फैमिली होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। मेंटल इलनेस में क्या क्या आएगा कि कोई पेशेंट है वो डिप्रेशन से सफर कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, सुसाइड की कोशिश करता है बेसिकली, या कोई और सपोज शार्प ऑब्जेक्ट होता है उनसे अपने आप को काटने की कोशिश करता है, तो बेसिकली अपने आप को हार्म पहुंचा रहा है या किसी दूसरे को हार्म पहुंचा रहा है। तो वैसे पेशेंट होते हैं, उनको बेसिकली क्या होता है, कोई ना कोई लेके आता है। वैसे पेशेंट बहुत रेयर केस होता है कि वो खुद से आए, ठीक है, वो खुद से आए, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एडमिशन प्रोसीजर में उनका क्या होता है कि जो मेंटल इलनेस होता है, जो पेशेंट मेंटल इलनेस से सफर करते हैं, उनको कोई ना कोई लेके आता है। ठीक, तो ये एडमिशन का डेफिनेशन था हमारे पास कि एडमिशन प्रोसीजर क्यों करते हैं। अब आते हैं पर्पस की बात। ठीक है, हमारा क्या पर्पस है एडमिशन प्रोसीजर से, हम ये प्रोसीजर क्यों फॉलो करते हैं।
हम चाहते तो जो पेशेंट हमारा उसे लाते और हम जाकर हॉस्पिटल एडमिट करते और फिर इलाज करना शुरू कर देते। हम क्या करते हैं, हम बाकायदा उसका नाम पूछते हैं, पता पूछते हैं, उसके बारे में सारी चीजें डिटेल में मांगते हैं। क्या आप अपना बताओ, आपको इससे पहले कोई हिस्ट्री है पेशेंट की, क्या इससे पहले कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, क्या इससे पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री है, सारी चीजें हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। तो पर्पस क्या है, ठीक है, कि एडमिशन प्रोसीजर का पर्पस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पर्पस जो क्या कह रहे हैं, टू एस्टैब्लिश गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ पेशेंट्स। देखिए WHO के अकॉर्डिंग या फिर किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल चलता है, एक गाइडलाइन होती है कि अगर आप पेशेंट को एडमिट करा रहे हो, हॉस्पिटल्स में एडमिशन करा रहे हो, उसके रिगार्डिंग एक गाइडलाइन होती है कि आपको जब भी पेशेंट एडमिट कराओगे तो उसका नाम, पता, पार्टिकुलर कौन से डिजीज से वो सफर कर रहा है, उसके रिगार्डिंग सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है और वो रिकॉर्ड में जाता है। हॉस्पिटल के कहाँ जाता है, रिकॉर्ड में जाता है, और वो बाद में उस चीज का अगर रिसर्च में भी जाते हैं तो पार्टिकुलर डिजीज से कौन से, कोविड के टाइम आपने देखा होगा कि पार्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ, हमने पेशेंट का रिकॉर्ड किया कि इस पार्टिकुलर एरिया में इतने पेशेंट जो है वो कोविड-19 से सफर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड रखा उसका। हम चाहते तो सीधा इलाज कर देते, ठीक है, हमने उसका कोई डाटा नहीं पूछना होता, लेकिन हमने क्या किया, उसका एक रिकॉर्ड रखा कि इन दिस पार्टिकुलर एरिया 20% आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो हमने उसका रिकॉर्ड रखा, हमने उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि फर्दर दिस पर्सन विद दिस नेम इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, ठीक है, दिस डिस्ट्रिक्ट है नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड-19 है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने केसेस हैं, किस स्टेट्स में कितने केसेस हैं, हमने सारा रिकॉर्ड रखा उसका। तो ये एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग आपकी कुछ गाइडलाइंस है जो यूनिवर्सली फॉलो होती हैं, ठीक है, यूनिवर्सली में क्या क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली देखो यूनिवर्स में पूरे वर्ल्ड में जहां भी जाओगे तो ये कुछ चीजें होती हैं जो रिकॉर्ड में फॉलो होती हैं। नेम, एड्रेस, पर्सन की जो बेसिक पर्सनल हिस्ट्री रहती है कि उसको कोई सर्जिकल या मेडिकल हिस्ट्री से पहले है ये भी या नहीं है, तो सारी चीजें भर लेते हैं। फैमिली जो हिस्ट्री होती है वो सारी चीजें भरते हैं, क्या उसके फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज चली आ रही है, तो उन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। तो ये पहला था हमारा पर्पस। दूसरा, टू मेक द पेशेंट फील कंफर्टेबल। देखिए एडमिशन के टाइम में बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट को कंफर्ट फील हो, ईज फील हो, ठीक है, आसानी से वो एडमिट हो जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि उसको एडमिट करने में बहुत सारा डिस्कम्फर्ट हो रहा हो तो पेशेंट हेजिटेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो एंजाइटी हो जाएगी, ठीक है, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट की वजह से एंजाइटी हो जाता है, पेशेंट ऑलरेडी एंग्जियस है, उस केस में आप उसे अगर कंफर्ट या ईज नहीं दोगे तो वो हेजिटेट करेगा एडमिशन करने में और दिक्कतें होंगी उसके बाद से, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टू अक्वायर वाइटल इन्फो। वाइटल इन्फो मैंने अभी बताया आपको, वाइटल साइंस में जो होती है बेसिकली टीपीआर और बीपी है ना, टीपीआर को कलेक्ट करना, वाइटल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि उसकी टेम्परेचर कितनी है बॉडी की जब एडमिशन के टाइम आया था, उसका पल्स रेट कितना है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, क्या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन है, हाइपरटेंसिव है या हाइपोटेंसिव है, इन सब सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये वाइटल इन्फो को हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टू असेस द पेशेंट फ्रॉम विच अ नर्सिंग केयर प्लान कैन बी इनिशिएटेड एंड इंप्लीमेंटेड। पेशेंट को असेस करना है। असेसमेंट मतलब क्या, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। एक तो हमने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या सिम्टम्स या साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, पेशेंट ने हमें बताया कि मुझे ये सब सारी चीजें फील हो रही है, मुझे वीकनेस फील हो रही है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव डाटा में आता है वीकनेस, ठीक है, याद रखिएगा। पेशेंट आपको पेशेंट की वीकनेस दिखेगी नहीं, लेकिन पेशेंट बताएगा मुझे अंदर से वीकनेस फील हो रही है, मैं चल फिर करने में असमर्थ हूँ, ठीक है। तो वो जब अनेबल होता है वॉकिंग करने में तो आपको बताता है कि मुझे वीकनेस फील हो रही है। आप वीकनेस के अंदर तो झांक के नहीं देख सकते, तो ये सब्जेक्टिव डाटा में आता है बेसिकली, वो पेशेंट आपको बताता है। तो वो सारी कंडीशन को एसेस करते हैं पेशेंट की, क्यों, ताकि हम एक प्रॉपर एनसीपी बना लें। एनसीपी मतलब नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, उसके हिसाब से उसके असेसमेंट, डायग्नोसिस करना, प्लानिंग करना, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर इवेल्युएशन करना, सारी चीजें जो हम कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से जा भी रही हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या हमारा प्रोसीजर, हम एक प्रोसीजर अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या प्रोसीजर सही वे में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके रिगार्डिंग सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं, उसके रिगार्डिंग में एनसीपी तैयार करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये पर्पस था हमारा। तो और आगे देखते हैं कि बेसिकली कौन कौन सी चीजें होती हैं एडमिशन प्रोसीजर में। तो हमने पर्पस ऑफ एडमिशन प्रोसीजर देख लिया कि एडमिशन प्रोसीजर का पर्पस क्या था, क्यों करते थे, वाइटल्स लेने के लिए करते थे, जब पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए करते थे, ठीक है, पेशेंट एडमिट हुआ तो उसके रिकॉर्ड्स के लिए करते हैं, उसका इन्फो लेने के लिए, ताकि है ना उसको हमारे पास जो रिकॉर्ड है पार्टिकुलर, तो उसके बारे में हम सारी चीजें जानते हैं। जो गाइडलाइंस है किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है, उसके एडमिशन गाइडलाइंस, उसके रिकॉर्डिंग हम सारी चीजों को फॉर्म में करके रिकॉर्ड में रख सकें। तो आगे जो टॉपिक हमारा है उसमें, सब टॉपिक में, उसमें क्या है हमारा कि बेसिकली टाइप्स ऑफ एडमिशन, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ एडमिशन होते हैं बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे कि एडमिशन के कितने प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार के एडमिशन होते हैं, एक होता है इमरजेंसी एडमिशन, दूसरा होता है रूटीन एडमिशन, ठीक है, देखेंगे।
इमरजेंसी एडमिशन, दूसरा क्या होता है रूटीन एडमिशन। तो एक चीज आप देखोगे, इमरजेंसी एडमिशन का नाम ही जिससे कि इमरजेंसी एडमिशन, ठीक है। तो इमरजेंसी एडमिशन में क्या होगा, सीओटी कैजुअलिटी ओटी में लोग कहाँ से आएंगे, पेशेंट विद बर्न का पेशेंट है, एकदम उससे तत्कालीन ट्रीटमेंट चाहिए, वैसे पेशेंट इमरजेंसी में आएंगे। हर हॉस्पिटल में आप हमेशा देखते होगे कि हर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी यूनिट रहती है ना। वो यूनिट क्या करती है, सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट को हैंडल करती है, जैसे एक्सीडेंट्स के पेशेंट आ गए, हार्ट अटैक के पेशेंट आ गए, एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट आ गए, है ना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट आ गए। ये सारे हार्ट अटैक के टाइप में उसके बाद आएंगे, कार्डियक इसके बाद आएंगे, एंजाइना पेक्टोरिस हो या फिर हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन करें, जो भी जिसकी बात करें वो सारी चीज हार्ट से रिलेटेड आ जाएंगे। कि पेशेंट विद बर्न, है ना, कोई बर्न का पेशेंट हो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये किसी एक्सीडेंट का पेशेंट हो, कोई रोड एक्सीडेंट होता है बेसिकली आरटीए, जिसमें क्या कहते हैं आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट हो, वो कहाँ आएगा इमरजेंसी में, जिसे हम क्या कहते हैं बेसिकली कैजुअलिटी, कैजुअलिटी वार्ड। ऐसा क्यों कैजुअलिटी क्यों कहते हैं, सीओटी कैजुअलिटी ओटी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज पेशेंट यहाँ बहुत एक्सट्रीम, मतलब क्या कहते हैं कि एक्सट्रीम डेंजरस पोजीशन में आता है। एक्सीडेंट में हम तो नहीं आते पेशेंट क्या सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन हम अपना क्या करते हैं पूरा एफर्ट डालते हैं कि पेशेंट को हम बचा लें, पेशेंट को हम सेव कर लें। कैजुअलिटीज होने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं 50-50, समटाइम्स 50-70, जैसा एक्सीडेंट रहेगा, जैसी कंडीशन रहेगी पेशेंट के, वो डिपेंड करेगा कि कैजुअलिटी होती है, फिर हम उसे सेव कर पाते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी एडमिशन उस केस में होता है कि पेशेंट को क्या चाहिए, रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन, ठीक है, एक्यूट कंडीशन के साथ, ठीक है। कंडीशन क्या है, ये सब सारी चीजें क्या है, एक्यूट है, क्रोनिक तो नहीं चल रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्यूट कंडीशंस ये सारी क्या है, एक्यूट है। एक्यूट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि बर्न क्या हुआ वो इंस्टेंट हुआ, ऐसा तो नहीं कि हम 6 साल से जल रहे हैं और फिर हम सडनली इमरजेंसी ओटी में आ गए, इमरजेंसी कैजुअलिटी ओटी में आ गए, ऐसा तो नहीं होता है। हम क्या है, बर्न जो है एक्यूट कंडीशन है, हमारा अभी जो पेशेंट है वो तुरंत बर्न हुआ और वो तुरंत आया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सीडेंट, ऐसा तो नहीं है कि हम 1 साल से एक्सीडेंट्स में लगे हुए हैं, हमारा रोज डेली का डेली एक्सीडेंट हो रहा है और फिर हम एक दिन सडन उठ के चलते हैं कि चलते हैं आज इमरजेंसी में घूम के आते हैं, मजा नहीं आ रहा, हाथ पैर टूट गया, दिखवा लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो दोस्त देखेंगे एक्सीडेंट क्या होता है, एक्यूट कंडीशन होता है, हमेशा तुरंत होने वाली कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हार्ट अटैक, हार्ट अटैक भी रोज रोज नहीं आता, ऐसा तो है ना कि हर 2 दिन पे कहता है कि मैं आ गया, लो भाई एंजाइना पेक्टोरिस पेन हो रहा है तुम्हें, लो भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऐसा तो नहीं होता। हार्ट अटैक भी क्या होते हैं, एक्यूट कंडीशन होते हैं, वो तुरंत आते हैं और तुरंत सीवियर हो जाते हैं, सीरियस कंडीशन होती है हमेशा। ये जो कंडीशन वो कहते हैं सीरियस होती हैं, तो उसको क्या चाहिए, रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन, ठीक है, तुरंत मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। हम दौड़े रश करते कहाँ है, इमरजेंसी में आते। तो बेसिकली ये हमारा इमरजेंसी एडमिशन के बारे में था कि ये चीजें इमरजेंसी एडमिशन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किस टाइप के पेशेंट्स के लिए करते हैं, बेसिकली यही इमरजेंसी एडमिशन था। क्या होता है इसमें, कि रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन। अब बात करते हैं रूटीन एडमिशन, फिर की रूटीन एडमिशन क्या होता है। देखो रूटीन एडमिशन होता है कि द पेशेंट आर एडमिटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि पेशेंट जो हमारा है, सपोज हाइपरटेंशन का पेशेंट, बीपी का पेशेंट है, डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, ऐसा तो नहीं है कि सडनली आज खड़ा हुआ और आज ही हाइपरटेंशन हो गया, नहीं, वो पेशेंट लॉन्ग क्रोनिक, इन दिस केस क्रोनिक, यू कैन कॉल क्रोनिक कंडीशंस, क्रोनिक कंडीशंस। बच्चे इस केस में क्रोनिक कंडीशन होता है, हम देखेंगे कि पेशेंट जो है वो लंबे टाइम से हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, लंबे टाइम से डायबिटीज मेलाइटस सफर कर रहा है, तो वो रूटीन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, नाम में सजेस्ट करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नाम में सजेस्ट करता है रूटीन एग्जामिनेशन। रूटीन मतलब क्या, डेली तो नहीं, लेकिन हाँ हम एक फिक्स टाइम पे, 1 मंथ पे करा रहे हैं, 2 हफ्तों पे करा रहे हैं, कोई होता है 3 वीक्स पे कराता है, जितने हफ्ते लगते हैं उस हिसाब से हम अपने एक फिक्स टाइम के आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम एक चेकअप कराने आते हैं ना। हम सभी डायबिटीज का चेकअप कराते हैं, जो पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस है वो क्या करता है, वो आते हैं हॉस्पिटल, आते हैं अपने फिक्स टाइम, 1 महीने बाद कोई चेक कराता है, कोई 3 हफ्ते बाद चेक कराता है। तो हर किसी की अपनी अपनी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है कि मुझे उस इंटरवल ऑफ टाइम में जाके वापस चेकअप करा लेना है, ठीक है। तो ये रूटीन एग्जामिनेशन है। उसके अकॉर्डिंगली अगर ऐसा लगता है कि हमें इस पेशेंट को दवाइयां देनी है तो हम दवा देते हैं, अगर दवाई जरूरत नहीं पड़ती है तो हम दवा नहीं देते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन है, उसमें जरूरत अगर पड़ी तो हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, एटेनॉल वगैरह देते हैं उसके बाद में, ठीक है। डायबिटीज में जो होता है बेसिकली इंसुलिन, अगर देखते हैं इंसुलिन देने की जरूरत है तो इंसुलिन करते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं तो नहीं जरूरत है तो नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि जैसा अगर जैसी कंडीशन रहती है पेशेंट की, उसके हिसाब से हम मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं अकॉर्डिंगली, मतलब उसके अकॉर्डिंग करते हैं।
ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस। हम जब ब्रीदिंग कर रहे हैं, अगर हमारे फेफड़ों में ही ब्रोंकस जो होती है, हमारे फेफड़ों में ही जो लंग्स होती है, लंग्स के अंदर ब्रोंकस होती है, अगर ब्रोंकस में हमारा स्वेलन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है, फ्लूइड भर गया, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं जिसको, प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, अगर प्लूरल लेयर में हमारी फ्लूइड हो गई तो उस केस में क्या होगा, हम दवाइयां खाएंगे इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलते हैं बेसिकली। तो ऐसा तो नहीं है कि आप ब्रोंकाइटिस के लिए और डायबिटीज मेलिटस के लिए आप एडमिट हो गए, इमरजेंसी ओटी आ गए, तो मुझे डायबिटीज मेलिटस है, मेरा शुगर 145 है, तो मैं दौड़ के आ गया इमरजेंसी, ऐसा तो नहीं होता है। हम देखते हैं, ठीक है, कि हमारी कंडीशन है, हम मेडिकेशन करते हैं, उसके बाद अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट नीडेड होती है तो उस केस में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई कंडीशन है उस केस में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूटीन एडमिशन के बारे में बात हो गई। अब देखेंगे कि इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए एडमिशन के टाइम पे बेसिकली, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, एडमिशन के टाइम पे इक्विपमेंट्स कौन कौन से बेसिक होने चाहिए। एक तो पहला एडमिशन बेड, पेशेंट आएगा तो ऐसा तो नहीं है उसे नीचे लेटा देना या फिर कहीं खड़ा कर देना या बैठा देना है, सबसे बेसिक बात होती है। तो बेसिक सी बात कि पेशेंट जब भी आएगा एडमिशन के टाइम तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, एडमिशन बेड की जरूरत होगी, ठीक है। एक बेड उसे देंगे, उस पर उसे रेस्ट कराना है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में। नेक्स्ट थर्मोमीटर ट्रे, बीपी अपरेटस, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, वाइटल्स लेंगे, वाइटल्स लेने के लिए आप चेक कर सकते हो थर्मामीटर, टेम्परेचर मेजर करने के, पल्स मेजर करने के लिए आप उसका पल्स पॉइंट चेक करोगे, पल्स पॉइंट है रेडियल जगह से लेना तो रेडियल ले सकते हो, जहां से आप लेना चाहो, जहां से आपको कंफर्टेबल होता है, ये पेशेंट को देख के वो करेंगे जहां से पेशेंट कम ले सके, ठीक है। वन पेशेंट में कभी कभी क्या होता है कि रेडियल सपोज अगर जला हुआ होता है तो हम दूसरा पल्स पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है, उस पर लेना। नेक्स्ट है बीपी अपरेटस, बीपी अपरेटस में कहता है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, उससे मेजर करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है, नॉर्मल है या फ्लक्चुएट कर रहा है, हाइपोटेंसिव है या हाइपोटेंसिव है। नेक्स्ट स्टेथोस्कोप रखते हैं, अगर हमारे पास उसे हार्ट बीट चेक करनी है, ठीक है, ये हार्ट बीट कितनी है तो हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। मैनुअल बीपी अपरेटस है तो उसमें भी स्टेथोस्कोप का काम पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट यूज फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, वो इक्विपमेंट जो फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम में यूज आएंगे, जैसे कि हम इंच टेप यूज करते हैं, क्यों, हेड सर्कमफेरेंस, ह्यूमरस जो हमारा होता है उसका सर्कमफेरेंस, एब्डोमेन सर्कमफेरेंस, वो मेजर करने के लिए क्या होता है, इंच टेप लेते हैं। तो ये जो छोटे मोटे इक्विपमेंट जो यूज होते हैं बेसिकली, उन सारे इक्विपमेंट्स को रखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। जो पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, टॉर्च रखते हैं, क्या आईज में कोई दिक्कत आ रही है, क्या ईयर्स में कोई प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग सारी चीजें, जितने इक्विपमेंट्स होते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए वो सारी चीजें रखते हैं। अगला क्या कहते हैं, एडमिशन स्लिप, अगर हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं तो उसकी एडमिशन स्लिप में उसकी इंफॉर्मेशन फिलअप करना, उसके बारे में सारी जानकारी बताना, कहाँ से आया है, नाम क्या है, पेरेंट्स कौन है, अटेंडर कौन है उसका, उसके साथ में जो रिलेटिव है वो कौन है, उसको एडमिट किसने कराया, क्या उसकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, क्या कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है, उस सब के बारे में लिखना है एडमिशन स्लिप पे, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन स्लिप, क्या उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई चीजें, इन्वेस्टिगेशन स्लिप क्यों देते हैं, क्या उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन लेटेस्ट लगी है, क्या उसकी सीबीसी करानी है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज आती है, तो इन्वेस्टिगेशन स्लिप बेसिकली इसमें हम क्या लिखते हैं, क्या उसकी सीबीसी करानी है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है, एलएफटी कराना है, लीवर फंक्शन टेस्ट केएफटी कराना है। तो ये सारी चीजें हम बेसिकली एडमिशन के टाइम रखते हैं, और भी चीजें रखते हैं, सीआरपी कराना है, जो आप कराना चाहते हो, वट एवर यू नीड। अगर आपको लगता है कि मुझे ये इन्वेस्टिगेशन करना है, मुझे ये चीजें डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने हैं, तो हम इन्वेस्टिगेशन स्लिप पे वो सारी चीजें फिलअप करते हैं और फिर उसके हिसाब से सैंपल के लेके, और जो पेशेंट का है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए सारा सैंपल भेज दिया जाता है। बात ट्रे, अगर हमें लगता है कि पेशेंट को बात कराना है, इमीडिएट है, पेशेंट अगर स्टिंग की है, बहुत ऑर्डर उस बैड ऑर्डर आ रहा है, तो हमें नीड आता है कि भाई बात ट्रे चाहिए। बेसिकली बात ट्रे इजीली तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम्स अगर हम कभी जाएं और हमें नीड होती है तो बात ट्रे अगर जरूरत है तो हम बात ट्रे का भी यूज करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड फाइल क्यों रखते हैं, पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, ठीक है, पेशेंट कब आया, कब उसकी इन्वेस्टिगेशन स्लिप गई, कब उसके सैंपल्स हैं, कब उसकी रिपोर्ट आई, ये सारी चीजें कहाँ रहेंगी, आपकी रिकॉर्ड फाइल में रहेंगी, ठीक है। पेशेंट को क्या मेडिकेशन चल रहा है, मेडिकेशन चार्ट पेशेंट में क्या है, क्या उसके फर्दर उसके लिए क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन हो रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ रहती हैं बच्चे, ये सारी चीजें रहती है हमारी रिकॉर्ड फाइल में। तो ये टाइप्स ऑफ एडमिशन मैंने आपको बताया, जिसमें इमरजेंसी एडमिशन, रूटीन एग्जामिनेशन, रूटीन एडमिशन, और नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट्स, ठीक है। इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीजें लगेंगी। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या चीजें हो सकती हैं। बेसिकली इसमें की जाता है मेडिको लीगल इश्यूज, ठीक है, कि मेडिको लीगल इश्यूज के बारे में क्या मैं बताऊंगा आपको आगे कि मेडिको लीगल इश्यूज होते क्या है। मेडिको लीगल इश्यूज में क्या होता है, कोई पेशेंट है, मारपीट का पेशेंट है, असॉल्ट का पेशेंट है, तो बिफोर ही कम्स फॉर द ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल में जब भी आए उससे पहले में क्या करना है, उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कोई मर्डर हो गया है, ठीक है, या कोई किसी ने किसी को चाकू घोंप दिया है, किसी को स्टैब कर दिया है नाइफ का, किसी को सपोज किसी ने एसिड थ्रो कर दिया फेस पे, जो भी केसेस है, ये जितने भी मेडिको लीगल केसेस है ना, लीगल केसेस मतलब जो कानूनी केसेस है, कानून के केसेस है, उसके पहले हम
बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट वी शुड मस्ट इंटीमेट द पुलिस स्टेशन। हमें सूचना देनी होती है, इन्फॉर्म करना होता है, इंटीमिडेट करना होता है, ठीक है, कि आपको पेशेंट के बारे में, पेशेंट कंडीशन के बारे में, मेडिको लीगल केस है, इंटीमिडेट करना है पुलिस स्टेशन को कि हाँ ये केसेस आए हैं, आप आओ, उसके बाद ही हम इस केस को यूज करें। इसलिए आप देखोगे कभी कभी जब स्टैब हो जाता है, आपने पहले भी देखा होगा मूवीज वगैरह में, कभी कभी एज ए एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं कि अगर पेशेंट को गोली लगी है या पेशेंट को किसी ने स्टैब कर दिया है, तो डॉक्टर जो होते हैं या फिर जो भी मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं वो कभी हाथ नहीं लगाते हैं। बिकॉज क्यों? वो वेट करते हैं कि पुलिस को आपको बुलाना होगा, ये केस जो है वो मेडिको लीगल केस है, MLC है ना, मेडिको लीगल केस होता है, विदाउट देयर कंसेंट वी विल नॉट स्टार्ट द फर्दर ट्रीटमेंट। तो ये आगे देखेंगे मेडिको लीगल केसेस के बारे में। तो अब देखते हैं, मैंने आपको बताया कि मेडिको लीगल केसेस के बारे में बात करेंगे। तो अब मेडिको लीगल केस क्या होता है, मेडिको लीगल केस के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली मेडिको लीगल केस होता क्या है। तो पेशेंट हु इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द सेम सम अननेचुरल पैथोलॉजी, ठीक है, एंड हैज टू बी टेकन केयर ऑफ इन अकरेंस विद द पुलिस और कोर्ट। कभी-कभी मैंने अभी इससे कुछ देर पहले ही आपको बताया कि जब भी कोई स्टैबिंग की घटना होती है, कोई पॉइजनिंग की घटना होती है, कोई सपोज बर्न की घटना होती है, RTA होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, उस केस में क्या आते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इमरजेंसी कैजुअलिटी डॉक्टर्स होते हैं, वो पेशेंट को बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट वो कहते हैं कि अगर ये केस है, मेडिको लीगल केस है, तो आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, उसके बाद ही हम क्या है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे, ट्रीटमेंट इनिशिएट कर पाएंगे। तो मेडिकल लीगल केसेस बेसिकली यही होते हैं। कौन कौन से केसेस इंक्लूड करते हैं मेडिकल लीगल केस में, हम देखेंगे RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, किसी ने पॉइजन एक्सीडेंटली निकल लिया है या फिर इंटेंशनली निकल लिया, किसी ने खाने में पॉइजन मिला दिया है, उसके रिगार्डिंग, शूटिंग और बॉम्ब ब्लास्ट, कहीं शूटिंग हो गई, ठीक है, किसी ने किसी को गोली मार दी, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं सिलेंडर फट गया, क्या हुआ, इंटेंशनली हुआ, उस रिगार्डिंग मेडिकल लीगल केसेस आते हैं। ब्रॉल्स में तो झगड़ा, कहीं मारपीट हो गई, ठीक है, रोड पे चलते हुए कहीं मारपीट हो गई, उसके बाद एडमिट होना, वो क्या है मेडिकल लीगल केसेस में आ जाएगा। बहुत सारी इंजरीज आ गई ब्रॉल्स के बाद, ढेर सारी इंजरीज, ज्यादा इंजरीज आ जाती हैं, तो उस केस में पहले मेडिकल लीगल केस दर्ज होता है, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। नेक्स्ट सुसाइड, किसी ने सुसाइड किया है, ठीक है, और उसको सीवियर इंजरी हो गई है, सुसाइड अटेम्प्ट किया, सीवियर इंजरी हो गई, मेडिकल लीगल केसेस में जाएगा। होमिसाइड, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, होमिसाइड मतलब होता है मर्डर करना, हत्या करना, किसी ने अगर किसी की हत्या कर दी, दैट विल बी मस्ट, वो तो जाहिर सी बात है मेडिकल लीगल केसेस में जाएगा। बर्न के केसेस में जाएगा। रेप विक्टिम, अगर किसी कोई पार्टिकुलर रेप विक्टिम होती है तो उसका केस भी मेडिकल लीगल केस में जाता है, ठीक है। तो मेडिकल लीगल केसेस में होता क्या है, पहली चीज देखेंगे। तो मेडिकल लीगल केसेस में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट इन पार्टिकुलर केसेस को लेके आया है, ठीक है, इन पार्टिकुलर केसेस का रिगार्डिंग कोई पेशेंट हमारे पास अगर इमरजेंसी में आया है, तो सबसे पहले क्या चीजें होती है, जो बेसिक चीजें होती है मेडिकल लीगल केसेस में, कि पुलिस इंटीमिडेशन। इंटीमिडेशन मतलब होता है इंफॉर्मेशन, है ना, इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जरूरी बात होती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना। और कौन इन्फॉर्म करेगा, तो पुलिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिटन बाय CMO। CMO मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर, पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा लिखा जाना रिक्वेस्ट जो होता है, इंफॉर्मेशन वाला ऑर्डर होता है, वो हम पास आउट करते हैं, कौन, CMO करेगा। कब, मेडिकल लीगल केसेस में, कि हमारे पास फलाने केस रिलेटेड पेशेंट आया हुआ है, हम इस पार्टिकुलर केस के पेशेंट को आपके पास इन्फॉर्म कर रहे हैं विद करेक्ट इन्फो। इन्फो में क्या क्या चीज है कि पेशेंट किस केस से सफर कर रहा है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, ठीक है, ये सारी चीजों करेक्ट इन्फो के साथ, ठीक है, सबसे बहुत जरूरी है करेक्ट इन्फो के साथ भेजना होता है, ठीक है। अगर नहीं भेजते हैं तो उस केस में शेयर गलती मानी जाती है CMO की, और फर्दर जो कोर्ट होता है या पुलिस होता है उस पर कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें ये करेक्ट इन्फो के साथ भेजा जाता है, एक गलती बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि सारा का सारा उसके बाद डायग्नोसिस, सारा का सारा उसके बाद रिजल्ट्स, जो इन्वेस्टिगेशन है वो सारी चीजें पूरी अलग दिशा में चली जाती है, और ये बहुत डाइवर्जन हो जाता है, जो जस्टिस होता है वो नहीं सर्व हो पाता है, ठीक है। Then sent to the police station through the hospital driver with the register। देखो यहाँ बेसिकली हॉस्पिटल ड्राइवर लिखा है, लेकिन समटाइम्स कभी हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वो लेके जाता है रजिस्टर के साथ कि हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, नाउ यू विल साइन ऑन द पार्टिकुलर रजिस्टर, और हमें रिसीविंग दे दीजिए कि हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया इस पार्टिकुलर केस के बारे में। नेक्स्ट है सील एज MLC केस ऑन फोल्डर बिफोर शिफ्टिंग टू वार्ड। अब जो पेशेंट को हमने इमरजेंसी से वार्ड की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है, जनरल वार्ड में शिफ्ट करना है, तो क्या करना है, उस केस के फोल्डर को MLC केस लिखकर हम सील कर देते हैं कि ये जो है मेडिको लीगल केस है, उस पर हमेशा चिपका रहेगा, दिस केस इज मेडिको लीगल केस, ठीक है, उसे एज ए मेडिको लीगल केस ट्रीट करते हैं। डोंट गिव एनी रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ हॉस्पिटल टू द पेशेंट और रिलेटिव्स। ऐसा नहीं होता है
कि हम किसी भी रिपोर्ट को, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो मेडिको लीगल केस है, बहुत बेसिक सी बात है, जब पुलिस की कार्रवाई चल रही है, ठीक है, हॉस्पिटल में जब मेडिको लीगल केस है, ठीक है, लीगल केस है, उस केस में कभी भी कोई भी जो रिपोर्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, हम कभी भी पेशेंट की रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन या तो पेशेंट को और ना ही उसके रिलेटिव को या ना ही कोई भी आ जाए, हम उसे नहीं देते हैं जब तक कि ऑथोरिटी या ऑथराइज पर्सन नहीं आता है। तो उसके साथ कोई भी रिकॉर्ड या इन्वेस्टिगेशन शेयर नहीं करते हैं। इससे एंग्जाइटी या पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने का, हमेशा सिचुएशन क्रिएट होने का डर लगा रहता है, या फिर सिचुएशन की कंडीशन आती है जिससे कि माहौल खराब हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है लामा। अगर पेशेंट अपनी मर्जी से जाना चाहता है, लामा दैट रिफर्स टू द लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अगर पेशेंट अपनी मर्जी से जाना चाहता है, ठीक है, तो पुलिस स्टेशन को हम इन्फॉर्म करते हैं कि पेशेंट इज गोइंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, वो हॉस्पिटल से जा रहा है मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट में। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है या फिर दूसरे हॉस्पिटल जा रहा है? कभी कभी होता है ना कि हमें इस हॉस्पिटल में इलाज सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं। तो लामा क्या होता है कि पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना होता है कि पेशेंट जो है, या तो वो घर जाता है कि हमें अपने घर जाना है, वहां कंफर्टेबल, या तो दूसरे हॉस्पिटल जाएगा। तो वो इन्फॉर्म करना होता है, बताना होता है पुलिस स्टेशन को कि जो पेशेंट है वो घर जा रहा है या फिर दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट डेथ। डेथ के केस में क्या होता है, जब पेशेंट डेथ हो जाता है, ठीक है, तो फिर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है कि भाई पेशेंट जो है वो डेथ कर चुका है। उस केस में पोस्टमार्टम होगा, ठीक है, मॉर्चुअरी जाते हैं, मॉर्चुअरी में एक मॉर्चुअर केस होता है, मॉर्चुअर केस करते हैं। तो मॉर्चुअर केस में वहां पे सारी इंफॉर्मेशन फिल की जाती है कि पेशेंट की डेथ कितने बजे हुई, पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम कब होगा? पुलिस के प्रेजेंस में, ठीक है, जो हमारा पुलिस प्रेजेंस, उसके फोरेंसिक्स के लैब जो आएंगे, असिस्टेंट आएंगे, फोरेंसिक्स जो आएंगे, वो बताएंगे पेशेंट की डेथ कब हुई, उनके प्रेजेंस में, और पुलिस के प्रेजेंस में ही पोस्टमार्टम वगैरह होता है, ठीक है। इसमें एक डॉक्टर रहना जरूरी है, अगर फीमेल है तो फीमेल एक डॉक्टर का रहना बहुत जरूरी है। सारी चीजें होती हैं, हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रोड्यूस होती है और फिर सारी चीजें हैंड ओवर करके पुलिस को दी जाती है। देन उनसे एक फाइल ली जाती है कि हमने आपको एक सिग्नेचर, एक रिसीविंग ली जाती है कि हमने आपको सारी फाइलें और सारी जो डॉक्यूमेंट्स है डेथ के रिगार्डिंग या पेशेंट के रिगार्डिंग आपको सबमिट कर दी है। नाउ यू विल गिव द रिसीविंग अबाउट दैट, यस वी हैव प्रोवाइडेड यू द फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग दैट पेशेंट, ठीक है। तो ये डेथ का, ये मेडिको लीगल केसेस के बारे में होती है। तो आज का लेक्चर हम यही रहने देते हैं। कल देखेंगे कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है नर्स की मेडिको लीगल केसेस में, और फर्दर और केसेस में क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है नर्सेस की। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। तो हमने देखा आज में एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, मेडिको लीगल केसेस के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर कितने टाइप्स को होते हैं, इमरजेंसी और रूटीन एडमिशन। तो आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट होगा तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आज का लेक्चर यहीं छोड़ देते हैं।